हेलो नमस्कार जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू सिविल स्टाफ आईएएस। सो आज के हमारे प्रतिबद्ध सीरीज के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो इस सेशन में हम लोग जो हमारा थीम चल रहा है अभी एग्जिस्टिंग दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एलपीजी, उसके ऊपर ही डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट सेशन में हमने आउटलाइन एक बेसिक जो है वो सारा देख लिया था कि व्हाट वर दीज रिफॉर्म्स, व्हाट एक्चुअली लेड टू दीज रिफॉर्म्स बीइंग कैरिड आउट इन द इंडियन इकोनॉमी, और ये रिफॉर्म्स हैं क्या उस बारे में हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। आज का जो एजेंडा है इस सेशन का हमारा वो जो है इज रिलेटेड टू कि इसका इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, ओवरऑल इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा है, एक उसका अप्रेजल करेंगे एंड ये देखेंगे कि क्या इज द टाइम राइट नाउ फॉर अनदर सेट ऑफ रिफॉर्म्स के आगे आगे फर्दर स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हमें और बेटर करना है। तो वो सारा जो है डिस्कशन आज के हमारे सेशन का पार्ट रहेगा, राइट। अच्छा, एक बात और भी है कि इसके साथ जो एक जुड़े हुए छोटे छोटे दो तीन टॉपिक्स और भी हैं, वो हम क्या कोशिश करेंगे कि आज के सेशन में तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट सेशन में उसको करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन है, द पॉलिसी ऑफ आत्मनिर्भर भारत है, तो सेल्फ रिलायंस की बात की जा रही है। इसके साथ साथ एक डिफरेंशिएशन भी देखना पड़ेगा कि अगर पहले हम देखते हैं जब प्लानिंग कमीशन के टाइम पे द पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन था, और अब जो है आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, तो दोनों आपस में डिफरेंट कैसे हैं, तो वो सारा जो है इसी थीम के कंटिन्यूएशन में ही हमारा डिस्कशन रहने वाला है। चलिए, सो आई बिलीव दिस मच इज अंडरस्टूड। सो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स स्टार्ट। एजेंडा जो है हमारा, एज आई वाज टेलिंग यू दैट effects of LPG overall on the economy, the changes in industrial policy and their impact on industrial growth in India। तो इस इंडस्ट्री वाले चीज के साथ जो है रिलेट करके एलपीजी और उसका इम्पैक्ट जो है वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, सो फर्स्ट इफेक्ट्स, अगर हम इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं तो एक ब्रीफ इंडस्ट्री का ले लेते हैं फटाफट। सो वी ऑल नो, है ना, हम ये आप अदरवाइज प्री के लिए भी पढ़ते ही हो, दैट इट इन्वॉल्व्स द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी में जो सेकेंडरी सेक्टर है, इट इन्वॉल्व्स द economic activities which process raw materials into manufactured goods or finished products. That is how we define it, right? Further, we categorize these industries into different subsectors, which may include things like steel, automobiles, textile and others like electronics, chemicals, etc. तो ये अलग 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 हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में या सब क्लासिफिकेशन में हम अरेंज करते हैं इंडस्ट्रीज को, राइट। फिर इसके बाद अगर हम देखें इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो आई 2017 की, तो इसने जो मेन की कंसेप्ट या की फीचर्स इन पे हाईलाइट किया, दे इंक्लूडेड डेवलपिंग ग्लोबल ब्रांड, दैट इज चैंपियनिंग इंडियन ब्रांड्स, चैंपियनिंग इंडियन कंपनीज प्रोडक्ट्स जिनको हम सेल आउट कर सके, है ना। ग्लोबलाइजेशन तो चलो कर ही दिया था उससे पहले। सो स्ट्रेंथन इंडियन ग्लोबल SME connections. Plus, it will also lead to increase in FDI for international Indian brands. उनके पास इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करेंगी, साथ ही साथ आपके एक्सपोर्ट्स में आप बेटर कर पाओगे, फॉरेक्स बेटर कर पाओगे, रूपी को और बेटर तरीके से प्रोजेक्ट कर पाओगे फॉर करेंसी विच द वर्ल्ड ट्रेड्स इन। फर्दर टू बूस्ट इंडस्ट्रियल कंपेटिटिवनेस, कैसे कि आपका रिड्यूस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, अगर ये चीजें बेटर होती हैं तो, जो सेकेंडरी सेक्टर का ही पार्ट है, पावर है, लॉजिस्टिक्स है। दूसरा, सिंप्लीफाइंग द रेगुलेशन, यानी कि पॉलिसी के एंड पे, पॉलिसी फ्रंट पे कंड्यूसिव पॉलिसी होना फ्रॉम द गवर्नमेंट, राइट, टू हैव मोर कंड्यूसिव पॉलिसी। देन फर्दर लोअर कॉस्ट ऑन द कैपिटल फ्रंट, और लोअर कैपिटल कॉस्ट मोबिलाइज करना, इन्वेस्टमेंट जो है एक तो इजी तो होगा, साथ ही साथ उसकी कॉस्ट भी कम होगी। जितना प्रोसेसेस एफिशिएंट होंगे, रिटर्न्स बेटर होंगे, आपके रेटिंग्स में इंप्रूवमेंट आएगी, तो दैट विल लीड टू अ रिडक्शन इन कैपिटल कॉस्ट, राइट। फर्दर ऑल्सो इंप्रूवमेंट्स इन लेबर प्रोडक्टिविटी, कि लेबर की प्रोडक्टिविटी में बेटरमेंट इसकी वजह से। चलिए, देन फर्दर ऑब्जेक्टिव्स, technological advancements, that is for the better adaptation and adoption of new and emerging technologies, जिसमें आप कह सकते हो foster innovation and emerging fields like artificial intelligence, machine learning, big data analytics, all these things जो हम देखते हैं कि IR 3.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 3.0 के ऊपर बिल्ड हुआ है IR 4.0, है ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फोर्थ। सो इट विल ऑल्सो एनहांस प्रोडक्टिविटी एंड इंप्रूव कंपेटिटिवनेस। देखो, इस चीज को आप इस तरीके से परसीव कर सकते हो या समझ सकते हो,
that it is not just कि technology जो है it is a threat or so to say that it will lead to lesser number of employment. उसको आप अलग तरीके से अगर परसीव करना चाहो या दूसरे तरीके से परसीव करना चाहो तो इट कैन ऑल्सो यू कैन लीड यू कैन क्रिएट मोर नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मोर नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम जनरेटिंग एवेन्यूज, प्रोडक्टिविटी बढ़ा के इनोवेट करके नए एवेन्यूज के लिए नए अपॉर्चुनिटीज के डोर्स को ओपन करके, राइट. देन फर्दर बिल्डिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अब अगर हार्नेस करना है तो यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज डेवलपिंग नेक्स्ट जेन डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्लस फोकस साइबर सिक्योरिटी पे एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करने पे भी, क्योंकि ये इसका जो बैकबोन है, जिसके ये जो उसके फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन जिसके ऊपर ये रेस्ट कर रहा है या जिसके ऊपर इसको आप बिल्ड कर रहे हो, दैट इज दिस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट रिक्वायर्स सर्टेन क्रिटिकल एलिमेंट्स, राइट. तो वो आपके पास सिक्योर्ड होने चाहिए, नहीं तो फिर जो है ये चीज कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी तो आप भूल ही जाओ. इनफैक्ट दे इट विल स्टार्ट पोजिंग चैलेंजेस. तो ये कह लो कुछ ऑब्जेक्टिव्स 2017 की पॉलिसी लेके आई. साथ ही साथ फर्दर फोकसिंग मोर सो ऑन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव सीन दैट अनएम्प्लॉयमेंट हैज बीन हाई. अभी डेटा देखेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट दोस चैलेंजेस. तो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्लस वी हैव मैसिव पॉपुलेशन, और मेजॉरिटी इस पॉपुलेशन का जो चंक है, दिस पॉपुलेशन चंक, majority of it is young, which is part of the, what you can say, the labor force. So definitely इसको cater करने के लिए you need to have a focus on the labor intensive sector, जिसमें आप कह सकते हो promoting industries like textiles, leather, footwear, which employ more number of people, which have the capacity to employ more number of people. ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता इनके अंदर है. प्लस establish complete value chains, that is integrate renewable energy, food processing and electronics, right. Further इससे क्या होगा, और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस को भी इंकरेजमेंट दे सकते हैं इसके थ्रू, है ना. ऊपर हमने ये मास एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट करवा ही लिया, अब आप कॉर्पोरेट वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू चेन्स को प्रमोट करने की बात कर रहे हो. देन फर्दर इंप्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस. देखो ये वाला वही फंडा है कि जब हम बात करते हैं देयर इज अ चैलेंज ऑफ raising finance by the micro small and medium enterprises के इनके लिए एक बहुत बड़ी जो चुनौती देखने को मिलती है, that is raising finance and raising institutionalized finance, है ना. ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए भी हैं, पोर्टल्स भी, समाधान पोर्टल एक्सेट्रा वो भी इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, बट स्टिल इट इज सीन कि रेजिंग कैपिटल, रेजिंग फाइनेंस रिमेन्स स्टिल अ चैलेंज. सो ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग ऑप्शंस जो हैं वो क्राउड फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग एंड लेवरेज गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मुद्रा. बट मुद्रा में देखते हैं ना कि मतलब उसकी लिमिट बहुत कम है, उतना इन्वेस्टमेंट जो है शायद इट फॉल्स शॉर्ट. चलो देन फर्दर टैक्सेशन के एंड पे क्या पॉलिसी ने ऑब्जेक्टिव दिया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द जीएसटी रिजीम, द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसमें एड्रेस द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रीमलाइन जीएसटी फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. तो इस ये बात जो है ऑन काउंट ऑफ जीएसटी की गई. फर्दर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज नॉट जस्ट रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग बट ऑल्सो इंडस्ट्रियलाइजिंग विद अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें सस्टेनेबिलिटी वाले एंगल को आप ध्यान में रखें. सो दैट इज प्रमोटिंग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल कार्बन फुटप्रिंट. तो इस सब को आप देख सकते हो कि 27 की जो पॉलिसी थी उसने एज ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइन किया. ठीक है. देन फर्दर स्पीकिंग ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया, सो वी हैव सीन दैट इंडस्ट्रियल सेक्टर को अगर एक ब्रॉड ओवरव्यू देखें तो एक तो हमारे पास जो फैक्ट निकल के आता है, जिसमें हम बात अभी कर भी रहे थे पॉपुलेशन की, एंड मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन बीइंग यंग पॉपुलेशन. So we see that still the primary sector agriculture, it has majority of the workforce which is engaged in it, है ना. तो उसका खामियाजा ये भुगतने को मिलता है कि this excess labor in agriculture is either it is unemployed in disguised format, disguised unemployment they face there, या फिर आप देख सकते हो कि seasonal unemployment भी है, because agriculture as an activity is related to seasonality, है ना.
तो वो राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज अश्योर्ड इनकम नहीं दे सकता है। प्लस सरप्लस लेबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होगी, उससे भी कम हो जाएगी, तो आपके पास वैसे भी डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज यहाँ पे अराइज होंगे, जो रूरल इंडिया की ग्रोथ को और वहां पे ऑफ कोर्स जो पूरा वर्चुअस साइकिल है ग्रोथ को फर्दर प्रमोट करने का, उसको कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो यही चीज देखिए दैट दिस कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, दिस मस्ट बी अब्सॉर्ब्ड, यानी कि दिस एक्सेस लेबर फोर्स हैज टू बी अब्सॉर्ब्ड समवेयर, और उसके लिए कैपेसिटी कहाँ पे क्रिएट की जा सकती है, उसके लिए कैपेसिटी क्रिएट की जा सकती है इन द सेकेंडरी सेक्टर, जो हम अभी लेबर इंटेंसिव वाली ऑब्जेक्टिव देख के आए हैं पॉलिसी के अंदर, है ना। बट देयर हैव बीन चैलेंजेस, यस, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स स्टैग्नेंट जीडीपी कंट्रीब्यूशन, जो hovers nearly somewhere between 15 to 16%। अभी पिछले साल जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा था उसमें 17% था, है ना, उसको भी अभी बढ़ाने की बात है कि 17 से हमने जो टारगेट रखा था 25% तक लेके जाएंगे, अभी उससे हम काफी पीछे बैठे हुए हैं। प्लस इट फेल्स टू अब्सॉर्ब दोज हु आर अनस्किल्ड और दोज हु आर सेमी स्किल्ड लेबर, मतलब इनके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड ना कर पाना, तो दैट बिकम्स अगेन अ चैलेंज। फिर इसके रेपरकशंस या इसके इम्प्लीकेशंस क्या देखने को मिलते हैं, दैट फर्स्ट चैलेंज इन रियलाइजिंग आवर डेमोग्राफिक डिविडेंड, और इसमें सबसे जो अहम पहलू है, द मोस्ट क्रिटिकल थिंग विच इज अ पार्ट ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड implication is that this is not an infinite opportunity, this is a limited window opportunity, which means that you do not have all the time in the world। आपके पास ऐसा नहीं है कि ये आने वाले डेकेड्स तक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी, जो हमारी वर्कफोर्स का परसेंटेज अभी यंग पॉपुलेशन का हिस्सा है वो कन्वर्ट होगा इनटू एल्डरली पॉपुलेशन, वो ट्रांजिशन करेगा इनटू द एल्डरली पॉपुलेशन। जब वो एल्डरली पॉपुलेशन में ट्रांजिशन कर जाएगा तो आपके पास ये विंडो धीरे धीरे क्लोज होती चली जाएगी, एंड यू विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ एल्डरली which would mean that you have lesser workforce। ठीक है, तो इसीलिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, इफ वी हैव टू रियलाइज, इफ वी हैव टू रीप दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, तो ये इस जो ये लिमिटेड विंडो अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये पीक कर जाएगा इन 2050s, समवेयर क्लोज टू 2055, 2055 के आसपास, और उसके बाद प्लेटू करके फिर डिक्लाइन करना स्टार्ट कर जाएगा। तो तब तक ही जो है हमें अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को और फर्दर आगे एक्सेलरेट करके बढ़ाना है, राइट। चलिए, देन फर्दर व्हाट हैव बीन द रूट इश्यूज, सो लिमिटेड ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग प्लस लैक ऑफ इफेक्टिव पॉलिसीज टू एनहांस इंडस्ट्रियल अब्जॉर्प्शन ऑफ द वर्कफोर्स, जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि यू नीड टू फर्दर हैव बेटर स्केलिंग ऑफ योर वर्कफोर्स। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, और इसका इम्पैक्ट जो है कहां से आ रहा है, ग्लोबलाइजेशन वाले पूरे रिफॉर्म से आया है। फर्दर अगर हम आउटलाइन करें दैट रीजंस व्हिच कैन बी एट्रीब्यूटेड फॉर स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, या फिर आप कह सकते हो दैट व्हिच हैव लेड टू अ लगार्ड परफॉर्मेंस इन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो कई सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं, इंक्लूडिंग from the policy side, including from the academia side, including from the investments from the industry itself। तो क्या क्या रीजन है एक बार देखते हैं। फर्स्ट यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेगुलेशंस, लेबर लॉज, है ना, जिसमें हिस्टोरिकली रिजिड रहे हैं, प्रो सोशलिस्ट रहे हैं, हेवी कंप्लायंस कॉस्ट एंड डिस्करेज बिजनेस एक्सपेंशन, यानी कि आप कह सकते हो कि जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको दिखता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो उतना कंड्यूसिव या प्रोएक्टिवली नहीं उसको मिल रहा फ्रॉम द पॉलिसी फ्रंट। देन वीक डिमांड, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड वीक डोमेस्टिक कंज्यूमर डिमांड। जब भी बीच बीच में बिजनेस साइकिल डिप में आता है, या आप कह सकते हो कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जब भी किसी और इकोनॉमी में डिस्ट्रेस के साइंस हैं, you are exposed to all those fluctuations, you're exposed to all those volatility, तो फिर वहां पे आपके खुद के यहाँ पे डोमेस्टिकली भी डिमांड जो है वो कम होती है, एक्सपोर्ट्स तो उसके ऑर्डर्स तो गिरते ही है, क्योंकि अगर ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो, राइट, सो दैट लीड्स टू वीक डिमांड। देन थर्ड यू कैन से इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी भी कह लो कि वी आर स्टिल ट्राइंग टू क्रिएट दैट। सो पुअर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, लॉजिस्टिक्स में देख के आए हम लोग, power shortages, that is
24/7 you can say इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई एंड हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इट इज समवेयर क्लोज टू 13 to 14% ऑफ जीडीपी एंड वी ट्राइंग टू रिड्यूस इट, ब्रिंग इट डाउन टू 7 to 8% ऑफ जीडीपी ऑफ द कंट्री, है ना। तो ये डबल डिजिट में कॉस्ट है, तो डेफिनेटली देखो ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ पे इट विल हैव एन एडवर्स इम्पैक्ट। फिर फर्दर फोर्थ आप कह सकते हो दैट लो शेयर ऑफ लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग in foreign direct investment. 80% of FDI, if we take a look at, is directed to services and brownfield projects. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स और पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री वाले, उसमें जो लेबर इंटेंसिव है उसमें उतना निवेश नहीं है, विच लीड्स टू लिमिटेड जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो उसमें रिस्क्स ज्यादा हैं, पॉलिसी को लेके उतना कंड्यूसिव सपोर्ट नहीं रहा है, इट हैज बीन फोर्थकमिंग बट इट हैज बीन डिलेड। तो इन्वेस्टर को भी लगता है कि नहीं, यहाँ पे माय रिटर्न्स वुड नॉट बी एज गुड एज आई वुड वांट देम टू बी, कि मैं जितने रिटर्न चाहूंगा उतने रिटर्न यहाँ पे शायद मुझे नहीं मिलेंगे, तो वो फिर इन्वेस्ट यहाँ पे ना करके अदर एरियाज में इन्वेस्ट करते हैं, राइट। देन फर्दर फिफ्थ, दैट इज नॉन कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप, आउटडेटेड टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड रिड्यूस्ड अट्रैक्टिवनेस फॉर इन्वेस्टमेंट, कि अगर ऐसा कुछ पॉलिसी फ्रंट से निकल के आता है तो, राइट। देन फर्दर यू कैन से स्लो टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, जिसमें एक तो रिलक्टेंस टू अपग्रेड टू न्यूअर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इनएफिशिएंसी ब्रीड करता है, लोअर प्रोडक्टिविटी ब्रीड करता है, एंड लैक ऑफ इनोवेशन इन प्रोडक्शन को भी प्रमोट करता है। इसमें एक आप कह सकते हो कि कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल वाला एंगल भी आता है, दैट यू नीड टू हैव कैपिटल। टेक्नोलॉजी इज, you know, technology requires that amount of financial capital which is not available all the times or to all the, you can say, players in the secondary sector. फिर साथ साथ insufficient investment in innovation, research and development में, right, that is limited public private investment, competing demands for public funding and inadequate incentives for the private sector। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है कि जो फाइनेंशियल कैपिटल वाला फ्रंट है उस पे इट रेजेस चैलेंजेस, एंड डेफिनेटली फाइनेंशियल कैपिटल या कैपिटल मोबिलाइज करने के ऊपर बात आएगी, चैलेंजेस फेस करेंगे, तो फिर वो आगे उसके फर्दर रेपरकशन जो है आएंगे ग्रोथ में, वो अल्टीमेटली जाके कहीं ना कहीं डेंट या एडवर्स इंपैक्ट करेंगे, राइट। देन फर्दर एट्थ, दैट इज स्टैग्नेंट एक्सपोर्ट ग्रोथ, जिसका शेयर हमें देखने को मिलता है दैट यू नो इन ग्लोबल गुड्स मार्केट्स टू दैट समवेयर 1.7% ऑफ जीडीपी एंड हैविंग चैलेंजेस इन ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। आपके पास अलग अलग और मार्केट्स हैं जो आपसे बेटर एफिशिएंसी के साथ इफेक्टिवली काम कर रही हैं, उनकी कम्पिटिटिवनेस इज वे बियॉन्ड। अगर हम सिर्फ चाइना का एग्जांपल ही देख लें तो चाइना ऑल्सो ऑपरेट्स ऑन यू नो बेटर टेक्नोलॉजी प्लस एट इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मास लेवल पे, है ना, जो हम आपने जो शायद आपने प्री वाले उसमें भी पढ़ा ही होगा कि क्यों ऐसा है कि चाइना का एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ जो है वो रहा है इतना बेटर। तो उसमें आपकी कंपेटिटिवनेस जो है अगर नहीं है तो आपकी एक्सपोर्ट की ग्रोथ बियॉन्ड एक पॉइंट के नहीं कर पाओगे आप। Getting this point, so it will stagnate beyond a point. You need to adopt newer and better forms of technology. अपनी competitiveness को increase करने के लिए you will have to adopt, assimilate those things. तो ये हमें दिखता है कि these have been the reasons for slowed industrial growth in India. चलिए लेट्स मूव अहेड। सो नाउ ये चैलेंजेस तो देख के आए, कैसे फिर इसका समाधान क्या हो सकता है, दैट व्हाट कैन बी द पोटेंशियल सॉल्यूशन। तो देखो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, दैट यू नीड टू एड्रेस दीज चैलेंजेस जो हमने अभी मेजरली देखे हैं, दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल साइड इश्यूज, रेगुलेटरी बैरियर्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस, जो मेजर हमने रीजंस में भी डिस्कस किया है। लिमिटेड इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन जो है इसी वजह से हुआ है कि ये सारे जो हैं दे हैव लेड टू दिस इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन बीइंग ऑन अ वेरी लिमिटेड स्केल, के कम हो पाया। और इफेक्ट क्या है, अनटैप्ड वर्कफोर्स का पोटेंशियल, जो आप कह सकते हो यहाँ पे यू कैन सिंपली से दैट जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हिच यू शुड हैव बीन रीपिंग, जिसको आप रीप कर सकते थे, जिसके बेनिफिट्स को आप यहाँ पे और बेटर तरीके से लेके आ सकते थे, वो अभी भी हम बोलेंगे क्या है, इट इज स्टिल अनटैप्ड।
So what or how we can conclude this is that you need to overcome these barriers, तभी जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड और सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ पे यू कैन फर्दर पुश द इंडियन इकोनॉमी, राइट। एंड अभी तो शॉर्ट टर्म गोल तो हम $5 ट्रिलियन का लेके चल रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म $30 ट्रिलियन का हम जो गोल लेके चल रहे हैं बाय इंडिया एट 2047। तो उसके लिए भी इट इज नेसेसरी दैट वी address all these challenges. चलिए, so further moving to issues with Indian economy and globalization, कि अब ये हमने एक इंडस्ट्रियल सेक्टर का तो ओवरव्यू लिया, इसके साथ जब ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं जोड़ के तो क्या दिखता है। तो एक तो देखो वी हैव हैड लो टैक्स टू जीडीपी रेशो, ऑल्दो इंक्रीज तो हुआ है बट स्टिल अगर हम अपने पीयर्स से कंपेयर करते हैं तो वी नीड टू इंप्रूव ऑन दैट काउंट। जहां पे हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट जो है, यानी कि दिस इज फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट 12%, स्टेट का मिला के, स्टेट के पास 6%, टोटल मिला दो तो समवेयर 18% इट गोज, इट होवर्स बिटवीन 17 to 18%, ठीक है। लेकिन इसको और बढ़ाया जाए तो इट इज गोइंग टू ऑगर वेल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं, दीज आर 24-25 स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी के अकॉर्डिंगली। देन जीडीपी ग्रोथ में स्लो डाउन का देखना, जिसमें आप अभी भी देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी फोरकास्ट जो थी उसको डाउनग्रेड किया, कि पहले प्रोजेक्शन से 7.2 की ग्रोथ के उसको रिवाइज करके डाउनवर्ड 6.6 किया गया। तो सी द पॉइंट इज दैट व्हेन यू हैव ग्लोबलाइज, तो जो भी दुनिया में एनी वोलेटिलिटी, एनी सॉर्ट ऑफ economic, you can say, distress that is going to affect you, जिसमें हम मेजरली देखते हैं एक तो रशिया यूक्रेन क्राइसिस, राइट, प्लस द अदर इश्यूज विद इन द वेस्ट एशियन सब कॉन्टिनेंट, राइट, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में अब कह सकते हो कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का आना, प्लस उसके अलावा जो है हमारे एक्सपोर्ट्स में डिप आना, जिसका जिसका आप कह सकते हो कि इट विल हैव अ यू नो कंबाइंड इफेक्ट ऑन द ग्रोथ, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि डाउनवर्ड रिविजन में, राइट। Then further the issue of unemployment, that we have had growth, fair share of growth of GDP, but we have also had joblessness along with that, है ना। तो उसमें क्या देखने को मिलता है that it crossed a 45-year high mark। और अगर हम periodic labor force survey का डेटा देखते हैं, the last quarterly bulletin of September 2024, तो it said कि overall 6.6%, male 6% and female 8.6%। तो although it has slightly decreased, but still यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कि overall जो है it is still beyond 6%। तो ये unemployment जो है this is still continuing to be high। और ये अभी जो बात कर रहे थे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेल, कि आपके पास अगर आप यू आर नॉट प्रोवाइडिंग जॉब्स टू द मासेस, तो फिर वो डेमोग्राफिक डिविडेंड रीप नहीं कर पाओगे और प्रोडक्टिविटी इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। देन वी हैव हैड द इशू ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अब ऑल्दो अभी अगर हम देखें, सो ड्यू टू स्ट्रेटेजिक राइट ऑफ्स, ये आई बिलीव आपने ये चीज पढ़ी हुई है पहले कॉन्सेप्ट में, जब हमने देखा कि लोन राइट ऑफ है ना, स्ट्रेटेजिक लोन राइट ऑफ्स की वजह से एनपीएस जो है दे हैव कम एट अ 13-year लो, ठीक है। लेकिन जो राइट ऑफ किया गया पैसा, उसमें से सारा पैसा जो है वो बैंक के पास रिकवर होकर नहीं आया। गेटिंग दिस पॉइंट, ऑल्दो इट इज एट अ 2.5, द ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो इज एट अ 13-year low of 2.5%, NNPA also reduced to 0.5%, बट स्टिल इसमें एनपीएस तो नीचे आ गए आपके स्ट्रेटेजिक राइट ऑफ्स की वजह से, बट वो पैसा बैंकों के पास सारा रिकवर होके नहीं आया है ना। एंड अकॉर्डिंग टू फ्यू सम रिपोर्ट्स, दिस टोटल अमाउंट व्हिच वाज स्ट्रेटेजिकली रिटन ऑफ, इट वेंट बियॉन्ड 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ टोटल अमाउंट जो है, इंक्लूडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पीएसबीज और पीवीबीज ने मिला के जो है इतना पैसा टोटल जो है वो राइट ऑफ कर दिया अपनी बैलेंस शीट से, ठीक है।
Then further, farmer crisis, including increasing, farmer suicides, according to the National क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी, जहां पे 2020, 21 और 22 में आपको क्या दिख रहा है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सुसाइड्स बाय फार्मर्स, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। 10,677, 10,800 एंड 11,290। दिस इज एज पर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी रिपोर्ट, राइट। चलिए, देन फर्दर अब बात आती है कि चलो ये इश्यूज तो हमने देख लिए, रीजंस देख लिए, चैलेंजेस देख लिए इंडियन इकोनॉमी के साथ, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ, ड्यू टू दी एलपीजी रिफॉर्म्स। अब बात आती है दैट व्हाट फर्दर रिफॉर्म्स कैन बी डन, और एज दे से इज इट टाइम फॉर द नेक्स्ट जनरेशन और द नेक्स्ट सेट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स, कि इसको क्या देखना चाहिए, डेफिनेटली वी नीड टू टेक अ लुक एट दैट। और इसमें आप देखो ब्रॉड पॉइंटर्स, ब्रॉड हेडिंग्स के अलोंग इसको अरेंज करके एक अच्छा आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, अगर इसके ऊपर कभी मान लो क्वेश्चन आता है तो। सो इट कैन बी, फर्स्ट एरिया कैन बी रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस, व्हिच इज रिफॉर्मिंग द डायरेक्ट टैक्स कोड, prevent tax terrorism, reduce tax rates, increase disposable income in the hands of the people, plus make system more tax friendly. So this is, as per reports, this is underway. सरकार सोच रही है इस बारे में, बट अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। देन सेकंड हेड कैन बी, दिस वाज पब्लिक फाइनेंस, सेकंड कैन बी अंडर मॉनेटरी पॉलिसी, जहां पे वी हैव हैड फ्लेक्सिबल रैशनल मॉनेटरी पॉलिसी, बट सिर्फ अमेंडमेंट से नहीं, इसको इम्प्लीमेंटेशन में भी उतना ही दिखना चाहिए, है ना। ये चलो अभी फिलहाल तो इट हैज बीन वर्किंग आउट स्मूथली, पहले थोड़े देयर वर रफ फेदर्स बिटवीन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट। प्लस वेरी इंपॉर्टेंटली फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी होना शुरू नहीं हुआ है, बट स्टिल इट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि मेजॉरिटी हमारा वर्कफोर्स कहाँ अब्सॉर्ब्ड है अभी, इनफॉर्मल सेक्टर में। तो आप ये कह सकते हो that further implementation of the 4 labor codes which have been passed by the parliament of the country, but अभी भी implementation में कोई आगे, ठीक है, कुछ स्टेट्स में कुछ फेज्ड implementation के ऊपर प्रोग्रेस दिखाई दी है, बट स्टिल एक पैन इंडिया लेवल पे अभी भी दे आर और दे हैव नॉट बीन कंप्लीटली implemented. प्लस रिड्यूसिंग टैक्स रेट्स फर्दर, रैशनलाइजिंग देम फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये जो है यहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जो है रिफॉर्म्स हो सकते हैं। Then further coming to the larger banking sector, तो banking sector में amendments to the Banking Regulation Act, further liberalizing the statutory liquidity ratio norms, SLR norms, investment को और boost करने के लिए। Further, NASSCOM 2 कमेटी की रिकमेंडेशन एंड PGNI कमेटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जो है बैंक के जो गवर्नेंस इश्यूज हैं उनको और एड्रेस करने के लिए फर्दर स्टेप्स कैन बी टेकन। तो ये आप कह सकते हो रिफॉर्म्स विद इन द बैंकिंग सेक्टर। चलिए, then further reforms in, you can see the capital market, जहां पे implementation of BN Shri Krishna committee recommendations including strengthening of capital markets and hybrid instruments, right, क्योंकि देखो ये आपका जो निवेश आ रहा है वो इसी के थ्रू आ रहा है, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो इसी के थ्रू आ रही हैं, तो इसमें इंप्रूवमेंट्स, बेटरमेंट्स की आवश्यकता है। देन फर्दर टॉकिंग ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर, तो फर्दर आप प्रमोट कर सकते हो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, एफपीओस को, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड लिबरलाइजेशन ऑफ एपीएमसीज, द एंटायर यू कैन से मंडी स्ट्रक्चर व्हिच इज नॉट वेरी मच प्रो फार्मर। ठीक है, फार्मर उन पे रिलाई करता है, बट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि विद द चेंजिंग इवॉल्विंग मार्केट ट्रेंड्स, दैट सिस्टम आल्सो हैज टू बी some sort of improvements have to be made in that system. तो ये हो जाएगा आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर का। देन कमिंग टू लैंड रिफॉर्म्स, सो फेयर लैंड एक्विजिशन प्राइसेस हैव टू बी गिवन, मस्ट बी गिवन, प्लस प्रमोशन ऑफ लैंड बैंक्स एंड मे बी डिजिटाइजेशन एंड नेक्स्ट जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स। तो ये आप कह सकते हो विद रिस्पेक्ट टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। चलिए, देन कमिंग टू अ कंक्लूडिंग पार्ट, इसके ऊपर कैसे बोल सकते हैं, तो देखो, यस डेफिनेटली any economy for that matter, it needs reforms, it need to reform, it need to evolve its structure with the changing needs of time। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे लिए there can be some focus areas,
जिसमें आप कह सकते हो कि promotion of free market principles, that is even reducing further or further reducing intervention of the गवर्नमेंट। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी बात करेंगे, और जब हम आगे आत्मनिर्भर भारत एंड पूरा उस सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर वेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल। Then second, further promotion of ease of doing business, having conducive policy and regulatory environment। तो ये दूसरा फोकस एरिया हो सकता है हमारे लिए। तीसरा आप कह सकते हो प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी, particularly for the इनफॉर्मल सेक्टर। जब तक उसका फॉर्मलाइजेशन जो है वो और आगे नहीं बढ़ता, यू स्टिल नीड टू इंश्योर दैट दोज पीपल हैव सोशल सिक्योरिटी अवेलेबल। क्यों? क्योंकि आपके इकोनॉमिक ग्रोथ पे अदरवाइज इट टेक्स अ टोल। ठीक है, एंड फोर्थ यू कैन से इंक्लूसिविटी इन ग्रोथ, दैट इज द फोर्थ फोकस एरिया व्हिच कैन बी देयर। अप्रोच क्या हो सकता है? फेज्ड एंड प्लान्ड रिफॉर्म्स कैन बी देयर। इतने बड़े इकोनॉमी में इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के अंदर आप overnight reforms नहीं कर सकते, that is fair, that is understood, but what can be done is that in a planned manner and in a phased manner, these different focus areas they can further be reformed। ठीक है, so that is all with respect to this particular area। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन को हम क्लोज कर रहे हैं, और इसी के कंटिन्यूएशन में एज आई वाज सेइंग इनिशियली कि जो हमारा बच रहा है वो ग्लोबलाइजेशन वाला इशू, साथ साथ आत्मनिर्भर भारत है ना, वो प्रमोशन ऑफ रूपी, वो सारी चीजें जो है हम इसके अपकमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड यस, नॉट एंडिंग बिफोर, यू कैन स्कैन दिस क्यूआर, या फिर आप इस लिंक को प्रेस करके, हाइपर लिंक को जो डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है इस वीडियो के, यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल सिविल स्टैप IAS, जहाँ पे यू कैन गेट ऑल द कंटेंट, चाहे वो प्रतिबद्ध का है, चाहे वो सराधार का है, या फिर वो मैराथन सेशंस का है जो हम हर सैटरडे कंडक्ट कर रहे हैं आपके साथ GS एंड CSAT दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।